नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 300 आईपीसी और यू कैन से सेक्शन 101 बीएनएस, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार को रीडिंग दे लेते हैं, यहाँ पर मेरे साथ रीड कर लीजिए ताकि हम लोग आज के टॉपिक को कनेक्ट कर पाए। ये था एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। इसी लाइन को कनेक्ट कर लीजिए कि एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। यहाँ पर जो हमने बात लिखी हुई है केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1 से लेकर के एक्सेप्शन नंबर 5। अगर हम इस सेक्शन में सेक्शन 101 में या सेक्शन 300 में 5 अपवाद जो दिए गए हैं, जो 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उनको अगर हम छोड़ दें सिवाय उनके, तो क्या रह जाएगा? जो 4 क्लॉजेज रह जाएंगी। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, जो आपराधिक मानव वध है वो हत्या कहलाएगा। ये सेक्शन 300 में 4 क्लॉजेज थी, उन क्लॉजेज को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लिया है, राइट। फिर हमने स्टार्ट किया था एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या था? एक्सेप्शन नंबर 1 ये था, दिस वाज कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर वायलेंस डिप्राइव्ड ऑफ हिज पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बिकॉज ऑफ द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। जब अपराधी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण अपनी जो सेल्फ कंट्रोल की पावर है उससे मतलब ही हैज लॉस्ट दैट पावर और देन ही कॉजेज द डेथ। जब वो डेथ करता है उसकी, वो ठीक है, और किसकी डेथ करता है? जिस व्यक्ति ने उसको गुस्सा दिलाया है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके द्वारा, लेकिन वो कैसे होती है? बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तब क्या होगा? तब उसको मर्डर की सजा नहीं मिलेगी। दैट विल बी कंसिडर्ड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू दैट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फिर बाकी इसके हमने डिटेल्स में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कल एक्सेप्शन नंबर 2, राइट। इसमें क्या था कि इफ द ऑफेंडर इज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड देन ही एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम, वो अपनी पावर्स को से आगे बढ़ जाता है। इसी को ढंग से समझते हैं, थोड़ा सा देखिए। एक्सप्लेनेशन सेकंड कल हम लोगों ने पढ़ा था और मैं यहीं से शुरू करूंगा। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर कब in the exercise of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death। बस एक्सेप्शन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट ये है कि if someone is exercising the right of private defense either of body or property, यदि कोई व्यक्ति अब शरीर के या संपत्ति के प्रतिरक्षा के अधिकार का पालन कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये इसको पॉइंटर में समझना चाहिए कि what the offender is doing, he himself is being attacked। आप समझ रहे हो इसको? इस वाले एक्सेप्शन की ब्यूटी क्या है कि आप पर अटैक हुआ है, आकांक्षा पर अटैक हुआ है। Now what she is doing? She is exercising the right to private defense of body or property। और हम ज्यादा टेक्निकली बात करें तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो लॉ है वो आपको परमिट करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का और अपने शरीर का भी डिफेंड कर सकते हैं और किसी अन्य की प्रॉपर्टी या किसी अन्य के शरीर का भी ध्यान रख सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई किसी तीसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो यू कैन इंटरवीन टू सेव। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको वहां भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कभी अपने लिए ही है पर। तो एक्यूज इज इन ए पोजिशन दैट ही हैज टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखो कितनी अलग बात है। वही विक्टिम है एक पॉइंट पर, बट उससे क्या हो जाता है कि उसकी जो राइट की, उसका जो अधिकार है, उसकी जो लिमिट्स है, जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, वो उसको क्रॉस कर देता है। ही एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय द लॉ। पावर, लॉ ने कितनी पावर दी थी उसको कि यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, आप खुद को डिफेंड कर सकते हो। लेकिन खुद को डिफेंड करते हुए वो क्या कर बैठा? अपनी जो पावर है उसको एक्सीड कर दिया उसने। एंड दैट एक्सीड कैसे है?
इन गुड फेथ है। इन गुड फेथ ये जो फ्रेज है इसमें, दैट फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? कि यू कैन नॉट से कि मुझसे हो गया, कोर्ट विल सी वेदर ये जो एक्सीड हुआ वो गुड फेथ में हुआ या नहीं हुआ। इट मीन्स गुड फेथ का मतलब है यहाँ पर यू टुक द ड्यू केयर एंड ड्यू कॉजन, आपने प्रॉपर कॉजन लिया था, उसके बावजूद आपसे ऐसा हो गया, आपकी लिमिट्स आपसे क्रॉस हो गई और आपने क्या कर डाला, यू कॉजेज द डेथ, आपने मृत्यु कर दी। किसकी कर दी? अगेंस्ट होम यू आर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसके विरुद्ध आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे थे उसकी ही मृत्यु हो जाती है। तो जो पहली रिक्वायरमेंट आपको प्रूव करनी पड़ेगी वो क्या होगी? ये होगी आपने कि दैट यू एक्सीडेड द राइट इन गुड फेथ, गुड फेथ में आपने किया। नंबर 2 क्या क्या? दैट वाज विदाउट प्री मेडिटेशन, वो आपकी जो विदाउट प्री मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपका कोई पूर्व चिंतन नहीं था, प्लान्ड वे में आपने एक्सीड नहीं किया है इसमें। एंड थर्ड है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, आपकी इंटेंशन सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा लॉस पहुंचाने की नहीं थी, आपकी इंटेंशन थी ही नहीं, बस वो आपसे हो गया, राइट। तो इतना हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं कि अब इसी पर देखिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कुछ केस लॉस पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सेप्शन नंबर 2 है ये है, देखिए गोकुल बौरी का केस है कि ए फाउंड दैट ए feeble old woman was stealing his crop, he beat her so violently that she died from the effect of the effect। देखिए क्या है कि अचानक जो है, अचानक वृद्ध ने देखा कि उसके फील्ड में एक बांसुरी नाम की बुढ़िया जो है उसकी जो फसल है उसको चुरा रही है, सही है, और फीमेल है मतलब कमजोर सी, एक उंगली मारो तो मर जाए, समझे, फीमेल क्रॉप, शी वॉज स्टीलिंग द क्रॉप। तो यहां पर देखो कि व्हाट शी इज डूइंग, शी इज कमिटिंग थेफ्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, दैट ओल्ड वुमन बांसुरी इज कमिटिंग थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वृद्ध। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नाउ एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, वृद्ध को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगा नहीं मिलेगा? Someone is committing theft of his property, कोई उसकी प्रॉपर्टी को चुरा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को चुरा रहा है, तो will you get the right of private defense or not? उसको बचाने का अधिकार आपको मिलेगा, yes or no? मिलेगा। सेक्शन 96 देता है आपको आईपीसी का, सेक्शन 96 रेड विद सेक्शन 97, और यहाँ पर है 34 एंड 35, ये आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी देते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, उस बुढ़िया से अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, इनके पास अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रॉपर्टी, व्हाट ही डिड, ही बीट हर सो वायलेंटली दैट शी डाइड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ दिस। हियर इन दिस केस यू कैन सी दैट दो द एक्यूज्ड वाज हैविंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यहां पर जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, उसके पास अपनी संपत्ति को सेव करने का, बचाने का, प्रतिरक्षा करने का अधिकार था, लेकिन उसने क्या किया, उस अधिकार को एक्सीड कर दिया एंड ही कमिटेड थेफ्ट। तो विल ही गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 2 और नॉट? क्या उसको अपवाद नंबर 2 का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां पर क्यों नहीं मिलेगा? यहां पर वही देखिए, ये जो शब्द है, ये एक्सेप्शन नंबर 2 की जो लाइन है, इसको देखो जरा, it should be without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। आपकी इंटेंशन, आपको लाभ तभी मिलेगा एक्सेप्शन नंबर 2 का जब आपकी इंटेंशन डिफेंस की हो, ना कि किसी उस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाए, कॉजिंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक चोट पहुंचाने की अगर इंटेंशन है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा यहां पर। अब एक कमजोर सी बुढ़िया को आप वायलेंटली अगर बीट करेंगे, इसका मतलब यह है कि आपकी इंटेंशन जो है इज नॉट लिमिटेड टू डिफेंडिंग योर प्रॉपर्टी, वो आपकी अपनी संपत्ति को केवल उसकी प्रतिरक्षा करने तक सीमित नहीं है, आप उससे आगे जाके वायलेंट हो रहे हैं। यहां पर जो आप जो कह रहे हैं इन गुड फेथ एक्सीडेड, यू आर नॉट एक्सीडिंग इन गुड फेथ, यू आर एक्सीडिंग योर राइट मेलाफाइडली, यस और नो? अब आपको इन वर्ड्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे फिर, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो
तो इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड दिस एक्सेप्शन वुड नॉट अप्लाई इन दिस केस। एक और देखते हैं, देखिए ऐसे ही ये है बल्कि जलाहेद। A pursued a thief B and killed him after the house trespass had ceased। देखिए क्या है इसमें, इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। हाउस ट्रेसपास समझते हैं आप लोग? हाउ मैनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाउस ट्रेसपास? रेज हैंड। हाउस ट्रेसपास का मीनिंग कितने लोग समझते हैं? ऑनलाइन, ऑनलाइन सब समझते हैं? चलिए फिर भी मैं समझाता हूँ। हाउस ट्रेसपास का मतलब है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी में विदाउट योर परमिशन घुस आया, राइट? तो जब हाउस ट्रेसपास, समवन इज कमिटिंग हाउस ट्रेसपास, देन यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ योर प्रॉपर्टी। हाँ है ना? हमें देखो वो टेक्निकली समझना है, इसको भावनाओं में नहीं बहना है। व्हाट दैट विक्टिम वाज डूइंग, ये क्या कर रहा था? ही वाज कमिटिंग व्हाट? हाउस ट्रेसपास। एक बंदे ने हाउस ट्रेसपास किया, आपको क्या मिला? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी मिल गया। लेकिन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी विल कम टू एंड व्हेन द हाउस ट्रेसपास एंड्स। जब गृह अतिचार समाप्त हो जाएगा, उसके समाप्त होते ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगा। एक फिल्म आई थी अजय देवगन संजय दत्त, जब वो उसके कहता मैं घर के अंदर नहीं मारूंगा, तू घर से बाहर निकल बस। कौन सी फिल्म थी वो? सन ऑफ सरदार, है ना? तो जो बाउंड्री है वो घर की चौखट, जैसे ही वो बाहर आएगा हाउस ट्रेसपास खत्म हो जाएगा। ऐसे समझिए वो बाउंड्री, बस बाउंड्री पर जाइए, बाकी चीजों में जाइए अभी, है ना? तो अगर एक्यूज अंदर है, जब तक अंदर है तब तक जो प्रॉपर्टी ओनर है या उसको अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का। जब वो व्यक्ति प्रॉपर्टी से बाहर चला गया तो हाउस ट्रेसपास तो खत्म हो गया, हाँ या ना? हो गया। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी वहां पे खत्म हो गया आपके पास। जो संपत्ति के प्रतिरक्षा का अधिकार था वो कब खत्म हो गया? जैसे ही गृहत्याचार खत्म हुआ, है ना? क्योंकि आपको, जैसे मान लीजिए, ऐसा समझिए, ऐसा समझिए कि जो मुनित नाम है आपका, है ना? जो मुनित भाई साहब हैं, मुनित भाई अब तो बड़े हो गए हालांकि, लेकिन फिर भी इनको छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। मुनित, इनके बचपन में चले जाइए एक बार को। अब मुनित के पिताजी ने इनको 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए, है ना? ये थप्पड़ मार रहे हैं मान लीजिए, अब ये रो रहा है, रोएगा ही, जाहिर बात है। लेकिन वो बेचारे बैठ गए शांत होकर के, ये फिर भी रोए जा रहा है, कहेंगे भाई तब तो चुप हो जा, कब तक रोएगा इस तरीके से, है कि नहीं? तो मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ से ऑफेंस चल रहा है, जब तक ऑफेंस कंटिन्यू होगा तब तक डिफेंस है ना? जैसे ऑफेंस खत्म हुआ आपका डिफेंस का टाइम खत्म हो गया। अब बाद में डिफेंस, बाद में आप कंप्लेंट कर सकते हो, उसको सजा दिला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाद में कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन जो पावर लॉ ने आपको डिफेंड करने की दी थी वो तभी तक है जब तक ऑफेंस हो रहा था। जैसे ही आपके अंदर कोई घर में घूम रहा है, यानी कि ही इज कमिटिंग हाउस ट्रेसपास, तब तक आप अपने को से पकड़ सकते हो, उसको बांध सकते हो, उसको पुलिस बुला सकते हो कि व्हाई आर डूइंग सो। लेकिन अगर वो कूद करके बाउंड्री क्रॉस कर गया, द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास कम्स टू एन एंड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका मतलब कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, आप कंप्लेंट कर सकते हो कि भी इसने ऑफेंस किया, है ना? लेकिन आप पर्सनल लेवल पर एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ। मेरी बात समझ आ रही है हम लोग को? ये बाउंड्री, आपका अगर यहाँ कंफ्यूजन रहेगा तो आपका एग्जाम में कुछ ना कुछ गलत करके आओगे। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बातें। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस एंड व्हेन इट कम्स टू एन एंड। कब प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है और कब इसका अंत हो जाता है, उसी ड्यूरेशन में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? इसके जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड हुआ, उसके बियॉन्ड आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर योरसेल्फ नाउ एक्यूज। क्लियर? प्लीज लेट मी नो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? देखो हर्षी ने कहा है सर अगर बी कुछ चोरी करके ले जा रहा होगा, है ना, तो वो चोरी का अधिकार तो अलग चीज हो गई ना। यहाँ तो मैं केवल ट्रेसपास की बात कर रहा हूँ, उसके पास एक ही प्रॉपर्टी होगी ना। इफ द ट्रेसपास सीज टू एक्सीड तो भी प्रॉपर्टी डिफरेंस उसका नहीं हो सकता। देखो हर्षी ने क्या क्या बहुत लर्निंग इसका मैसेज है, समझ लीजिए इसी तरीके से। इसने कहा है, हर्षी का मैसेज है, क्वेरी है कि एक व्यक्ति है वो आपके घर में घुसा। चलिए हाउस ट्रेसपास फिर मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, मान लीजिए जो आकांक्षा है, आकांक्षा सबको शो ऑफ ये करती है कि यही वजह क्वीन विक्टोरिया यही है ना, इसके पास सब जो कोहिनूर और ये सब कुछ है।
सही। अब वृद्ध को लगा कि दिल्ली में रहना है, 3-4 साल का खर्चा पानी निकालने का एक झटके में एक बार जाऊंगा और कुछ माल पानी लेकर के आ जाऊंगा यहाँ पर। तो नाउ ही एंटर्स इनटू द हाउस ऑफ आकांक्षा। लेकिन घर पे देखा गंदे कपड़े, फटे फटे, बुरा हाल, समझे, आर्टिफिशियल गहने। अरे इसका हाल तो बहुत हालत खराब है। इसने अपनी जेब में से 5 से 2-4 नोट निकाले और वहां रखे इसके फोटो के सामने कि शुभकामनाएं। तो और लेकिन जैसे ही वापस आ रहा था, आकांक्षा ने इसको देख लिया एंड शी ग्रैब्ड हिम, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द वृद्ध। वृद्ध ने कौन सा अपराध किया? ही कमिटेड स्टिल द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। उसने गृह अतिचार का अपराध किया। भले ये चोरी करने के लिए घुसा था, चोरी नहीं की है, लेकिन इसने द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू दैट प्रॉपर्टी ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। जिस समय के बिंदु पर इसने उस संपत्ति में प्रवेश किया, प्रॉपर्टी में, इस इंटेंशन के साथ कि वो चोरी करने जा रहा है, यानी कि इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस है, तो इसका एक अपराध हो गया। कौन सा अपराध हो गया? हाउस ट्रेसपास का। अब मान लीजिए इसने चोरी कर ली होती, अब चोरी का कुछ सामान लेकर के ये प्रॉपर्टी से बाहर आ गया। अब प्रॉपर्टी से बाहर आ गया तो अब हाउस ट्रेसपास तो मोमेंट में ही खत्म हो गया जैसे जैसे प्रॉपर्टी से बाहर प्रवेश करा, सन ऑफ सरदार बाहर आ चुका, समझे। तो जो ऑफेंस था हाउस ट्रेसपास से खत्म हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट इज स्टिल इन हिज पोजीशन, राइट। तो यू कैन, योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हाउस ट्रेसपास एंड्स। आपका जो प्रतिरक्षा का अधिकार है ऑफेंसेस अगेंस्ट हाउस ट्रेसपास वो तो खत्म हो गया, लेकिन चोरी के अधिकार के विरुद्ध आपका अधिकार अभी कंटिन्यू है, समझे। आप उसकी चोरी की वस्तु वहीं पर आपसे वसूल सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको अलग अलग ऑफेंसेस का देखना पड़ेगा। अब ये जो सामने आपकी स्क्रीन पर ये जो एग्जांपल है, इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने हाउस ट्रेसपास किया, लेकिन हाउस ट्रेसपास जब खत्म हो गया, ही वॉज किल्ड बाय द पार्टी जिसके विरुद्ध हाउस ट्रेसपास किया गया था। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या उसको एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा? तो एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा, बिकॉज ही किल्ड वाइल व्हेन ही किल्ड देयर वाज नो ओकेजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। जब उसने उसको मारा तो उसके विरुद्ध कोई भी प्रॉपर्टी का, संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं था। देखो मैं कंप्लीट ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि जब आप मेंस देने जाएंगे तो आपको ट्रांसलेशन का पेपर आएगा, और वहां पर दिक्कत आती है कि ट्रांसलेशन में हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं। सब कुछ होता है लेकिन वर्ड्स नहीं मिलते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये जो चेहरे हैं अभी, अब जो 4-5 बैच जा चुके पढ़ करके, जितने बैच, अगर कोई स्टूडेंट दिख जाए मुझे, तो अगर मेरा इंटरेक्शन रहोगा तो मुझे नाम भी याद आ जाएगा, तो मैं उसको पहचान तो जाऊंगा, लेकिन उसका नाम याद नहीं आएगा मुझे। कई बार ऐसा होता होगा आपके सामने भी चेहरा याद आ जाता है, आप समझ जाते हो, आप कहोगे हाँ एक आकांक्षा थी, एक बांसुरी थी, वो यहाँ बैठते थे, छींकते रहते थे, ऐसा था वैसा था, नहा के नहीं आते थे, सारी बातें थी, नाम क्या था, है ना। वो सारी बातें हो जाएंगी लेकिन नाम याद नहीं आएगा। ऐसे ही मेंस में होता है। मेंस का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिकली वही समझा सकता जिसने मेंस दिए हो। वहां पे क्या होगा, क्या था, पढ़ा था, ये था वो था, उसका नाम क्या था, नाम याद नहीं आ रहा, केस लॉ का नाम याद नहीं आ रहा, है ना, सेक्शन का नंबर याद नहीं आ रहा। कई बार तो हम चीजें कई बार ऐसे भूल जाते हैं वहां पर। ये तो आप लोग थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना इस तरीके से, मेमोरी भी। तो इसमें आप लोगों ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या पॉइंट हमने देखा, आपने कब वो शुरू होगा, कब वो खत्म होगा, हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो चुका था, इसलिए उसका जो राइट है एक्सेप्शन नंबर 2 को अवेल करने का, वो ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका। तो यहाँ पर मुझे बताइए, किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछे अभी तक। हाँ ये और देखिए, ए thief was seen with half of his body and head through the wall of the house। ठीक, इतनी लाइन को पकड़ लीजिए बस, है ना। तो एक सोनी मैडम थी, सोनी मैडम को चोरी करने का मन कर, चोरी करके देखते हैं आज। देखिए जिनको भी अगर ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बार क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर ले तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी अदर स्टूडेंट से पूछ लिया, स्टाफ भी बाहर देखता रहता है, लगातार मॉनिटर करता है, कहीं कोई ऑडियो की प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी है कि अब शायद बता नहीं पाऊंगा उस तरीके से। ऐसे समझिए, ये विंडो है ना, और सोनी मैडम ने अपना मुंह ऐसे समझिए, बस ये ऐसे दिखेगा साइड से, तो है ना, ये कान दिखेंगे
और बाकी बॉडी इधर ऐसे, ये है साहब, ये सिचुएशन है। A thief was seen with half of his body and head through the wall of a house. अब यहां पर जैसी सिचुएशन में डोंट टेक इट पर्सनली, अब ऐसी सिचुएशन कौन है ये? थीफ। सो यू विल सी व्हेन समवन इज कमिटिंग थेफ्ट यू गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जब कोई व्यक्ति आपके घर में चोरी कर रहा है या चोरी का प्रयास कर रहा है तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, है कि नहीं है? लेकिन ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 100 और 103 पर्टिकुलरली आईपीसी के, और सेक्शन 38 था यहाँ पर, क्या था 41 देखना बीएनएस का, व्हेन यू कैन कॉज डेथ। 41 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, 41 ही है सेक्शन 41 बीएनएस, सेक्शन 41 बीएनएस आपको वो लिस्ट देता है ऑफेंसेस की जिनके विरुद्ध आप ऑफेंडर की मृत्यु भी कर सकते हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। उसमें चोरी नहीं है, थेफ्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल थेफ्ट नहीं है, रॉबरी मिलेगी आपको, है ना, और लिस्ट मिलेगी, लेकिन थेफ्ट नहीं मिलेगा। हाँ, चोरी करने कोई आ रहा है, सिंपल थेफ्ट है, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो मिलेगा, लेकिन यू कैन नॉट कॉज डेथ। लेकिन अगर वो चोरी इन हालात में कर रहा है कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ भी हो रही है उससे, राइट, देन यू विल गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू द कॉजिंग डेथ। मैं देखता हूं शायद कुछ मिल जाए आपके लिए तो। सो ऐसा समझ लीजिए, मैं ही क्रिएट करता हूं सीन थोड़ा सा, है ना, तो समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए एक तो सिंपल चोरी है ना, सीन कुछ इस तरीके से है कि व्रत जा रहा है क्लास करके, है ना, और ये फिर थोड़ा सा सुनसान इलाके से निकलता है और पीछे से बांसुरी आती है, पीछे से पकड़ती और दिखाती है चाकू, जो कुछ है चुपचाप मेरे हवाले कर दो, राइट। हालांकि तो रॉबरी हो गई, है ना, रॉबरी अगर ये है तो ये ऑफेंस क्या हो गया, ये तो रॉबरी हो गई, यहाँ तो ऑटोमेटिकली डेथ करने का अधिकार मिल जाएगा, सही है। लेकिन सिंपल डेथ, चोर भी घर में घुसाया, आकांक्षा के लिए, और चोर कह रहा है चुपचाप साइड बैठ जाओ वरना जान से मार दूंगा। तो ऐसे हालात बन चुके हैं कि चोरी के साथ साथ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ भी है मुझे, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, तब तो आप चोर की डेथ कर सकते हो, ये आपको राइट है सेक्शन 41 बीएनएस और सेक्शन 103 आईपीसी में। लेकिन जहां पर केवल सिंपल चोरी है, जहां पर ऐसा कोई खतरा नहीं है ना, ऐसा नहीं है मान लीजिए जो है सोनी ने किसी के पॉकेट मारी और पकड़ लिया मार्केट में, यार देख घुसा वहीं जान निकाल दी उसकी, है ना, तो यू कांट डू दैट, क्योंकि वो सिंपल चोरी है, वो है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या फैक्ट्स क्या है, एक चोर है, उसने विंडो से किस तरीके से मुंह अंदर निकाला हुआ, तो यहाँ पर देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ टू दी प्रॉपर्टी ओनर। अब यहाँ पर क्या होता है जो हालांकि दुखद घटना घटी है, accused suddenly caught up a sort of poleaxe and with it struck the thief 5 times on his neck and nearly cut off his head। इतना मारा उसका, लगभग गर्दन कटी गई उसकी। तो यहां पर आप देखो कि जो एक्यूज्ड है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, यस और नो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, बट ही एक्सीडेड और नॉट, है ना, एक्सीड भी करिए डेथ भी कर दी। लेकिन यहां पर ये जो क्लॉज है हमारी, ये जो लाइन थी, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ सच, he should not cause the harm, more harm than is necessary for the purpose of defense। एक चोर है उसको पकड़ लेते, है ना, आप उतना ही डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। अगर आपके चूंकि उसने कितने प्रहार करे, जो उस पर जो नेचर ऑफ इंजरी हुई है ना, उसकी नेक पर इतने 5 टाइम्स वायलेंट अटैक हुए, और जो लाइन दिख रही है कि वो लगभग उसकी गर्दन कट गई, ये शो करता है कि योर इंटेंशन वाज टू कॉज मोर हार्म देन वाज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। डिफेंस के लिए जितना आवश्यक का बल था उससे ज्यादा बल का प्रयोग करने की आपकी इंटेंशन दिख रही है साफ साफ, राइट। तो घर में कभी चोर मिल जाए खो जाए तो ध्यान करना है इस बात का, कि कई पता चला कि जैसे देखते हैं कई बार कि एक पॉकेट मार पे सब हाथ साफ करते हैं, जिसकी पॉकेट में भी कुछ ना हो, हाथ भी लगा हो, वो भी जाकर के मारेगा, भले कभी खुद भी पॉकेट मारी हो किसी की, लेकिन पॉकेट मार भी बदला लेता है कि चलो आज भड़ास निकालो। तो दैट इज नॉट गुड,
लीगल नहीं है वो, एज पर लॉ नहीं है। तो यहां पर आप देखो, अगेन यू विल सी दिस विल ऑफेंस क्या हुआ फिर बताइए, एक्यूज इन्फ्लिक्टेड मोर हार्म देन नेसेसरी, तो दिस वाज गिल्टी ऑफ, अब मर्डर ही कहलाएगा ये, कभी मतलब मर्डर छोड़ो उसको, ठीक, लाभ नहीं मिलेगा उसको यहाँ पर, ये कर लेंगे आप लोग। और कुछ है, ये लीजिए, चलिए इसको समझाता हूँ कैसे है। इस लाइन को पढ़िए, द रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी वर स्ट्रेन्ड, ए और बी के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन्ड थे, ठीक नहीं थे, ठीक। ए वॉज गोइंग टू पॉन्ड टू कलेक्ट हिज यूटेंसिल्स, एक समय को ए कहाँ जा रहा था, पॉन्ड पे जा रहा था, तालाब पर, कोई कुआ, जो भी होगा वहां पर। बी गेव ए लाठी ब्लो टू ए एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही डाइड, उसने मारा। अब बैकग्राउंड यहां पर क्या है कि दोनों के रिश्ते पहले से भी ठीक नहीं है, राइट। डिफेंस में उसने कहा कि ही स्ट्रक द ब्लो टेकिंग ए टू बी ए थीफ, उसने उसको जो ब्लो मारा है उसको चोर समझा इसमें, आर यू गेटिंग पॉइंट। तो आप इसको समझो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक तरीके से क्रिएट कर रहा है अपना को, कि मैंने चोर समझा। पहली बात तो चोर, अगर वो इवन इफ ही वाज द थीफ, you cannot call the death of a thief. Secondly also, if you see the language of exception, good faith, अब आपको समझ में आया, गुड फेथ का मतलब भी यहां पर है कि you should have exceeded the right in good faith. गुड फेथ का मतलब है ड्यू केयर एंड कॉजन लेकर करके आपने करेंगे, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और मान लिया जाएगा, ये देखा जाएगा कि वाकई में आपने असरटेन किया था या नहीं किया था कि वो चोर है या नहीं है। अगर ये बैकग्राउंड पहले से ही है कि इन दोनों के रिश्ते भी ठीक नहीं थे, तो क्या जाएगा फिर कि ये सब झूठ है और एक बहाना है इस तरीके का, कर लेंगे आप लोग। तो गुड फेथ का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई, गुड फेथ का मतलब सद्भावना से नहीं है, मन अच्छा था, दिल अच्छा था, देखो सबसे पूछ लो मेरा, मैं तो मच्छर को भी नहीं मार सकता, ऐसा ये सब नहीं है। गुड फेथ का मतलब है सेक्शन 52 आईपीसी में, सेक्शन 52 आईपीसी में डिफाइंड है गुड फेथ। और अब यहाँ पर सेक्शन 2 की क्लॉज 2 क्लॉज 11 देखिए फिर, है ना, 2 की 11 में है गुड फेथ। गुड फेथ को पढ़ना क्या कहता है, गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू डन और बिलीव टू बी इन गुड फेथ विच इज डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, ये शब्द है। अगर विद ड्यू केयर एंड अटेंशन कर रहे हैं, इट मींस यू आर डूइंग इन गुड फेथ। अगर आप विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो गुड फेथ में नहीं कर रहे हैं। ड्यू केयर एंड अटेंशन को हिंदी में बोलते हैं सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना। ध्यान पूर्वक, सतर्कता पूर्वक अगर कोई काम कर रहे हैं आप प्रॉपर सतर्कता बरत रहे हैं, प्रॉपर ध्यान से काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि गुड फेथ में किया आपने। जैसे ऐसे समझो कि जो वृद्ध और बांसुरी हैं ये पड़ोसी हैं आपस में, और कॉम्पिटिटर भी है, दोनों ही जुड़े तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो वृद्ध टहल रहा है, मान लो एक डंडा भी, लाठी भी हाथ में है इसके, नहीं बांसुरी टहल रही है डंडे के साथ, है ना। और वृद्ध वहां से निकलता है, एक परछाई सी दिखती है बांसुरी, अब इसने उस पर दे डंडा और दे डंडा बरसा दिया, ठीक। अब ये कहे बाद में कि मैंने तो उसको भूत समझा था, घोष समझा था, दिस विल नॉट वर्क, है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का प्ली ले अगर एक जनरल रिसेप्शन में जाए, तो शी विल हैव टू प्रूव दैट शी हैज टेकन द ड्यू केयर एंड अटेंशन, इसने पूरा ध्यान, इसने आवाज दी थी कौन है क्या है, पूरा का पूरा ऐसा आए कि जब मैंने देखा कि मेरी जो बात मैं कह रही हूँ रिस्पॉन्सेस कुछ आ नहीं रहे, एक सस्पिशियस एक्टिविटी थी, और मुझे तब तो ये हो सकता है, एटलीस्ट शी विल हैव टू प्रूव गुड फेथ मींस ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो मैंने आपको इस एग्जांपल से ना ड्यू केयर एंड अटेंशन समझाने की कोशिश की है, सतर्कता की बात करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन नंबर 2 है, इसको, इसका लाभ लेने के लिए आपको सभी पॉइंट्स को प्रूव करना पड़ेगा। आपको गुड फेथ भी प्रूव करना पड़ेगा, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा विदाउट प्री मेडिटेशन भी होगा, नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। तो प्लीज लेट मी नो आपके बात समझ में आई नहीं आई एवरीवन। तो एक्सेप्शन नंबर 2 कंप्लीट फ्रॉम माय एंड, जल्दी बताइए सर। एक इलस्ट्रेशन प्री मेडिटेशन का भी बता दीजिए, चलिए बता देते हैं। पूर्व चिंतन, है ना, जैसे अभी इसी वाले इसमें था कि अगर दिख रहा है कि प्रीवियस रिवेलरी दिख रही है, कोई प्रीवियस एनिमिटी दिख रही है, प्रीमेडिटेशन कब होगा। सी आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें इट इज मैटर ऑफ प्रूफ,
और प्रूफ और डिसप्रूफ जब हम करते हैं तो वो टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में करते हैं, है कि नहीं? तो आपके एक्शन से ऐसा दिखना चाहिए, आपके एक्शन से दिखना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो स्पॉन्टेनियसली हुआ, किसी प्लान्ड उसका वो नहीं है। जैसे मान लीजिए इसी जिस व्यक्ति की आपने मृत्यु करी उससे एक दिन पहले ही आपका झगड़ा हुआ था, तो प्री मेडिटेशन के बारे में प्रिज्यूम किया सकता है कि भाई कल का ग्रज आपने आज निकाला, है कि नहीं है? तो ये फैक्ट टू फैक्ट डिफरेंट डिपेंड करेगा कि कहां पर प्री मेडिटेशन दिखता था और कहां प्री मेडिटेशन नहीं दिख रहा था, है ना? या आप बोल रहे हो ऐसा उस समय, तो बार बार मेरे यहाँ पर आता है, आज मैं तो इस वक्त सिखाता हूँ तो उससे परेशान हो चुका हूँ, तो बार बार मेरे यहाँ से अंडे चुरा के ले जाता है। इसका मतलब क्या है? बार बार मेरे घर से मुर्गी चुरा के ले जाता है, इसका मतलब प्लान्ड था, प्री मेडिटेशन हो गया। तो सर्कमस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि प्री मेडिटेशन है या उसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शन नंबर थर्ड। तो दिस इज एक्सेप्शन नंबर थर्ड, क्या कहता है पढ़िएगा। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the discharge of his duty for such public servant and without ill will towards the person whose cause is death। देखो पढ़ा है मैंने आपके लिए, इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तो टेक्निकल पॉइंट पर ना जाते हुए पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ऐसे ही। कौन है? These are public servants, right? And chasing भला आदमी, chasing accused, डॉन को पकड़ने के लिए, है ना? तो यहां पर देखो ये वही सिचुएशन है when a public servant is acting in the advancement of public justice। एक पब्लिक सर्वेंट क्या कहेंगे? लोक सेवक। कोई लोक सेवक है और लोक सेवक, अरे यार हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार, हिंदी में बिना पढ़े ना मजा नहीं आता। सेक्शन 101, राइट? एक टाइम ऐसा था कि ना, अब तो हिंदी में देखना पड़ रहा है, मैं पूरी आईपीसी आपको विद इन 30 मिनट्स वर्बेटम सेक्शन 1 से लेकर लास्ट तक सुना सकता था, जो कि यहाँ से सुनूंगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। लोक सेवक लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा था, लोक न्याय की अग्रसरता। देखिए तो ये जो एक्सेप्शन है दिस इज रिलेटेड टू दी पब्लिक सर्वेंट। एक है कि कोई लोक सेवक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो कैसा काम कर रहा है? न्याय को अग्रसर करने में काम कर रहा है। और फिर वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पावर, जो उसको लॉ ने पावर दी है, उसको एक्सीड कर जाता है, उसको जो शक्ति प्राप्त है वो उससे आगे बढ़ जाता है, सही है? और ऐसा करते हुए किसी की मृत्यु कर देता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ऐसी दशा में अभी हम सारे लीगल पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट प्रूव करने पड़ेंगे, लेकिन आप एक कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को देखते हैं ढंग से। सही है? तो ये वही एग्जैक्टली है पब्लिक सर्वेंट कॉजिंग डेथ। अब फिल्म में जाना क्या हुआ, वो तो पकड़ नहीं पाएगी 11 मिनट को पुलिस, लेकिन यहां पर क्या है? पब्लिक सर्वेंट वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, while discharging his duty he fired upon that man, जिसको चेज कर रहा था वो, और उसको गोली लगी, उसको मार दिया गया। तो क्वेश्चन ये है कि इस पुलिस वाले को क्या मर्डर का गिल्टी होगा या बिल्कुल गिल्टी नहीं होगा, या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट गिल्टी। तो यही सर्कमस्टेंसेस को हम लोगों ने समझने के लिए हमारे काम आता है एक्सेप्शन नंबर थर्ड। तो इसको आप लोगों ने समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। इसमें जो व्यक्ति है, जो ऑफेंडर है, जिसकी कल्पेबिलिटी को आपने डिटरमाइन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज ही, है कौन वो। ईदर ही इज ए पब्लिक सर्वेंट
और ही इज एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट। समझे? या तो वो खुद पब्लिक सर्वेंट है या वो क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट को एड कर रहा है एंड एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस। देखो एक कौन सा सीरियल था, रामायण था महाभारत था, जिसमें एक चोर होता है, चोर को चेज करते रहते हैं बार बार। धूम धूम बंद थी, धूम बंद देखी आप लोगों ने, है ना? राम का किरदार किसे निभाया उसमें? पब्लिक सर्वेंट कौन है उसमें? अभिषेक बच्चन। ध्यान है आप लोगों को? और अली कौन है? अली इज द पर्सन हु इज, अब जिसे धूम ना देखी हो, जिंदगी व्यर्थ हो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? कितने लोगों ने धूम देखी है? धूम 1 2 3 सबने देखे है, फिर ठीक है। दीक्षा आपने नहीं देखी? हाँ, ऐसा काम मत करना। सो अब आप लोग कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो जो अभिषेक बच्चन है वो उसमें है पब्लिक सर्वेंट, पुलिस वाला है, और उसकी जो हेल्प कर रहा है, जो कि खुद पुलिस वाला नहीं है, वो है अली। ही इज द मैन हु इज एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिक्स इन योर माइंड कि दिस एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट और द पर्सन एडिंग। अब पब्लिक सर्वेंट तो बहुत हो सकते हैं, एक टीचर भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, एक बैंकर भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। तो यहां पर जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज दिस एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई किसने नहीं देखी, हर चीज देख लो फिर आज जाकर के, है ना? 5 मिनट की रील ही देख लो। एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, दिस इज नॉट एवरी पब्लिक सर्वेंट, ये प्रत्येक लोक सेवक नहीं है। ये कौन सा है? हु इज एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, वैसा लोक सेवक जो कि लोक न्याय को अग्रसर करने के लिए कार्य कर रहा है, लाइक ए पुलिस ऑफिसर, लाइक ए जुडिशियल ऑफिसर। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस अब लैंग्वेज पढ़ते हैं, देखिए। तो आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने। तो ये जो ऑफेंडर है क्या करेगा? ही एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉज हिज डेथ। तो ये मैंने आपको अभी डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ने में समझ जाएंगे आप लोग, फिर पढ़ेंगे तो भी। तो हु इज द ऑफेंडर, ये आइडेंटिफाई कर लिया, वो क्या कर रहा है ये भी कर लिया। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज। इसको और पढ़ता हूं, पहले देखिए। जो डेथ करता है वो कैसे करता है? बाय डूइंग एन एक्ट, किसी कार्य के द्वारा करेगा, और जिस कार्य के बारे में उसकी अपनी समझ क्या है, ही बिलीव्स इन गुड फेथ टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी, कि मैं जो कर रहा हूं वो लॉफुल है और नेसेसरी है। जैसे कि यहां पर इस वाले वीडियो में इन दिस वीडियो these cops are chasing an accused, ठीक है? and when they are, तो जब उसको समझ लेकिन नहीं पकड़ सकते तो उसको उन्होंने गोली मार दी। तो एक्ट ऑफ शूटिंग हिम, he is causing death by that act, and अब ये लाइन पढ़ो, he believes in good faith to be lawful and necessary, कि गोली चलाना, उसको ऐसा विश्वास है कि अब गोली चलाना लॉफुल भी है और आवश्यक भी है। अगर गोली नहीं चलाऊंगा तो पकड़ में नहीं आएगा, फिर जरूरी है ये। तो इन द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी ही कंसिडर्स दैट एक्ट टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी इन गुड फेथ, एंड देयर इज नो इल विल टूवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ इज, उसके प्रति उसकी कोई दुर्भावना भी नहीं है जिसकी डेथ इसमें की गई है। नो इल विल टूवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ। ये सारे पॉइंट्स होंगे तो इस एक्सेप्शन का लाभ आपको मिलेगा। आपको समझ में आई बात सारी? तो अब हम लोग डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, अब समझ में आएगा आपको। देखो क्या है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगी। इफ द ऑफेंडर, यदि ऑफेंडर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट और एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट, समझ में आया आपको? एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस। तो इतनी ही लाइन को हम पढ़ते हैं। अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ये देखो आप, इसको एक साथ पढ़ो। ऑफेंडर कौन है? इधर ही इज ए पब्लिक सर्वेंट और एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट, एंड कैसा पब्लिक सर्वेंट?
एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक गेस। आई बिलीव आपको ध्यान रहेगा, अच्छे तरीके से फिक्स हो गया होगा माइंड में। व्हाट ही डज, ही एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज डेथ। विधि के द्वारा जो उसको शक्ति प्राप्त है वो उसको एक्सीड कर देता है और मृत्यु कारित कर देता है। गॉट इट? तो यहां तो क्या वो दो ही बातें आई सामने अभी आप कहे हमने, ही इज ए पब्लिक सर्वेंट और ही इज एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट एंड देन ही एक्सीड्स द पावर कॉजेज डेथ। लेकिन आगे क्या क्या प्रिकॉशंस है? हाउ ही कॉजेज डेथ, किस प्रकार से मृत्यु करता है? ही कॉजेज द डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, कोई कार्य करता है लाइक शूटिंग, लाइक बाय डूइंग एन एक्ट, कोई कार्य करके जैसे कि फायर करना। लेकिन यहां पर कंडीशंस हो जाएंगे। कैसे? कौन सा इस एक्ट के बारे में क्वालिफाइंग क्या है? एक्ट, कौन सा एक्ट? विच ही इन गुड फेथ बिलीव्स टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट। उस कार्य के बारे में गुड फेथ में वो ऐसा विश्वास करता है। अब गुड फेथ का मतलब फिर वही आ गया, 2:11 है ना, 2:11 था। सम्यक डू केयर एंड अटेंशन, सम्यक सतर्कता एवं ध्यान करते हुए उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कार्य करना जरूरी है, लॉफुल भी है और दो वर्ड ध्यान रखना। देखो, लॉफुल है एंड नेसेसरी है। लॉफुल नेसेसरी क्या है? अब यही है, जब कहता हूं स्टूडेंट से कि आप रटो उसको पूरा एग्जैक्टली, अब उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। अगर आपने नहीं रटा तो हो सकता है आप केवल लिखें दिस इज नेसेसरी, लॉफुल छूट जाएगा आपसे। जब हम एग्जैक्टली याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड में भी एक सेंस ऑफ परफेक्शन आ जाता है, आपको लगता है कि अब कुछ रहा नहीं है, वरना हर बार आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ छूट जाएगा मेरा, है कि नहीं है? तो लॉफुल एंड नेसेसरी, यहां पर उसको विधिपूर्ण भी लगता है वैसा कार्य करना। तो जब बंदूक चला रहा है तो उसके माइंड में क्या है कि इट इज लॉफुल, नंबर 1, इट इज नॉट अनलॉफुल एंड इट इज नेसेसरी एज वेल, ये आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, ऐसा लोक सेवक होने के नाते मेरा करना ये कर्तव्य है। इस धारणा के साथ, इस माइंड सेट के साथ, क्योंकि जब तक आपके माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, देखिए ऑफेंस के दो पार्ट होते हैं, एक एक्टस रियस और एक मेंस रिया। दुराशय, मानसिक स्थिति क्या थी? तो यहां से आपकी जो एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी है, जो कल्पेबिलिटी है, वो कम हो गई। कि जब जिस कार्य से तुमने उसको मारा, तुम्हारी सोच क्या थी? जनाब, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे मेरा गोली चलाना इस पर जरूरी है, मेरी इसको मारने की इच्छा नहीं थी। वॉट आई डिड दैट वॉज इन दी ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कर्तव्य पालन करने के लिए लॉफुल भी है और जरूरी है, इसलिए मैंने किया। अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये वो वाला क्रिमिनल नहीं है जो किसी व्यक्ति को इंटेंशनली जान से मारना चाहता था। तो दोनों की सजा में कम होगा, दोनों का अपराध चेंज हो जाएगा, पहले का मर्डर होगा और इसका कर्तव्य में से हटा जाएगा। बात समझ आ रही? लॉजिक समझ आ रहा है आपको? तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही बिलीव्ड इन गुड फेथ सच एक्ट टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। एंड सेकेंडली उसको ये प्रूव करना पड़ेगा विदाउट इल विल, देयर वाज नो इल विल टुवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ इज कॉज, जिस व्यक्ति की मृत्यु कर की गई है उसके प्रति मेरे मन में कोई विद्वेष नहीं था। सही है? एक सेक्शन है 47 था, एक जमाने में एक सब्जेक्ट था आईपीसी, उसकी एक धारा थी 47, नहीं सॉरी सीआरपीसी, यानी सीआरपीसी की थी हाउ अरेस्ट इज मेड, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना रखा है उसमें, देखिए किसी ने, उसको यूट्यूब पर भी है वो 47। उसमें यह है कि अरेस्ट कैसे करते हैं, अब तो चेंज हो गया होगा, यू विल हैव टू सी अरेस्ट कैसे करते हैं। तो उसमें है कि उसको आप, उसमें एक सब क्लॉज थर्ड है, वो ये कहती है कि व्हेन यू कैन कॉज डेथ, व्हेन कैन यू कॉज डेथ इन द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, आप किसको अरेस्ट करते हुए किसकी मृत्यु कर सकते हैं। अब मान लीजिए, ऐसा समझिए कि जो आकांक्षा मैडम हो, ये क्या हो, एकदम सीरियल स्नैचर हो, इनको शाम को जब तक कोकेन नहीं मिलेगा इनका गुजारा नहीं चलता, इसलिए चलते फिरते अग्रवाल मेरठ वाला यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, और जिसके पॉकेट मिल गई इनको, इनका काम इतना ही है, इससे ज्यादा करती भी नहीं है, इनका काम इससे चल जाता है। 500,000 मिले, एक आध सुट्टे का अंजाम हुआ, बात खत्म हो गई। एक तो ये हुई, तो इनका एक ये हुआ अपराध हुआ। दूसरा क्या हुआ कि एक डॉन है, शहनशाह टाइप है ना, वृद्ध भाई साहब, ये रात को निकलते हैं 12, जब तक रात का खून ना कर दे इनको शांति नहीं पड़ती, वो शांति नहीं पड़ती जो पढ़ पाए ढंग से,
है ना, ऐसे मान लीजिए। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इन दोनों को अरेस्ट करना हो, दोनों के ही खिलाफ वारंट हो, दीक्षा मैडम पुलिस ऑफिसर हो, वो दूर से दिख जाए इनको आकांक्षा भागती, रुको रुको रुको, और आकांक्षा आगे आगे और दीक्षा पीछे पीछे, तो कैन शी किल हर? नो। अरे भाई एक मामूली चोर है, यू कैन नॉट शूट अपॉन हर। लॉ ने एक डिफाइन कर दिया है कि आप ऐसे ही अपराधी को अरेस्ट करने में उसकी मृत्यु कर सकते हैं जिसकी सजा या तो कैपिटल पनिशमेंट हो या आजीवन कारावास हो। अगर अब जैसे वृद्ध है, ही इज ए सीरियल किलर, तो इसका जो ऑफेंस है वो मर्डर है, इसकी सजा क्या है? ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। इफ अगर उसको पकड़ना हो अब, एंड इन दैट एफर्ट he is killed, then the public servant can be excused legally, zero culpability. Are you getting? Zero culpability हो गई। लेकिन अगर चोर को उसको मारने का आपको अधिकार था नहीं, लेकिन in good faith you believed yourself you have right and necessary, then you are exceeding your right. आपको मारने का अधिकार है नहीं, आपने मारा, लेकिन ऐसा विश्वास करते हुए मारा कि मुझे ऐसा अधिकार है, then you will get the punishment as culpable homicide. तो जीरो culpability नहीं होगी, लेकिन आप मर्डर से बच करके थोड़ा लोअर कैटेगरी पर पड़ जाओगे, culpable homicide। दीक्षा आपको जवाब मिला पूरी बात का? मेरे ख्याल काफी कुछ लर्निंग हो गई होगी इसकी। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, मैं सम अप करता हूं उसको, कि जो एक्सेप्शन नंबर 3 है, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द ऑफेंडर इज पब्लिक सर्वेंट और एडिंग द पब्लिक सर्वेंट। पहली कंडीशन, या तो ऑफेंडर पब्लिक सर्वेंट हो, लोक सेवक खुद हो, या फिर वो लोक सेवक की हेल्प कर रहा हो, उसको एड कर रहा हो। ठीक, लोक सेवक भी कैसा हो? जो कि लोक न्याय को अग्रसरित कर रहा हो, एक्टिंग इन द एडवांसमेंट ऑफ द पब्लिक जस्टिस। उससे क्या हुआ? पब्लिक सर्वेंट से पब्लिक सर्वेंट एक्सीडेड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ। अब यहां पर मैंने आपको समझा रहा हूं कि उसको पावर क्या दी गई थी कि भाई आपको रीजनेबल फोर्स यूज करना है, जितना जरूरी हो उतना बल का प्रयोग कर सकते हैं। डेथ भी हो सकती है केवल लिमिटेड मामलों में, तो जिन मामलों में डेथ नहीं हो सकती थी आपने उस मामले में डेथ कर दी। यू एक्सीडेड द पावर गिवन टू यू बाय लॉ एंड कॉज द डेथ। बट आप क्या क्या पॉइंट सेव करेंगे? आई हैव नो इल विल टूवर्ड्स द पर्सन हु इज डेथ इज कॉज। मेरी इसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। एक बात, आई इन गुड फेथ बिलीव्ड, मैंने वाकई में गुड फेथ में ऐसा समझा था कि व्हाट आई एम डूइंग इट इज लॉफुल एंड नेसेसरी। मुझे लगा कि मार सकते हैं, मैं इसकी जान अगर चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई बिलीव सो। ठीक, तो अब ये सारे पॉइंट्स अगर प्रूव होते हैं तो फिर इसको कहा जाएगा कि ही कमिटेड द, ये पहली लाइन जो है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। बात समझ आ रही है आप लोगों को? कर लेंगे। एक फिल्म आई थी दबंग, सही है? दबंग में इधर कौन है? इंस्पेक्टर, क्या नाम है उसका? चुलबुल पांडे। ठीक, और उस तरफ कौन है? छेदीलाल था ना, छेदी सिंह। सही, इन दोनों का असल दिखाया गया है उसमें। अब उसमें एक इंसिडेंट हुआ है, ध्यान करो, कि छेदी सिंह के गुंडों ने उसके पिताजी को, उसके पापा को धमकाया था अच्छी तरीके से, ध्यान है? यही तो था, या उसको, हाँ उसको धमकाया था। तो जब उसको चलता है पता उसको, इंस्पेक्टर को, चुलबुल पांडे को, तो वो फिर उसका बदला लेता है, हाँ है ना? तो अब इसको समझने की कोशिश करो। हु इज चुलबुल पांडे? ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, राइट? और उसने छेदी सिंह के भाई की डेथ की थी। ही कॉज द डेथ ऑफ द ब्रदर ऑफ द छेदी सिंह, बट देयर वाज इल विल, यस और नो? आप बात समझ रहे हो? जो दबंग है, यानी कि जो चुलबुल पांडे हैं, वो ये नहीं कह सकता कि जो मैंने जो डेथ कर दी इसकी, है ना, वो दैट वाज इन गुड फेथ, आई कंसिडर्ड इज लॉफुल एंड नेसेसरी। नो, इल विल भी दिख रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? तूने मेरे पापा को धमकाया, उनको मारा, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तो जहां पर इल विल का एलिमेंट आ गया, आप इल विल बस समझ पा रहे हो सोनी मैडम, है ना? इल विल कैसे हम निकाल सकते हैं? तो समटाइम इफ द पब्लिक सर्वेंट इज एक्टिंग आउट ऑफ द इल विल, he cannot get the benefit of this exception। बोलो, कर लेंगे आप लोग? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कुछ और काम की बातें हैं क्या।
सो आपको मेंस में ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। नंबर 1, ऑफेंस वाज कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय सम अदर पर्सन acting in aid of such public servant in the advance of public justice. Public servant or such other person exceeds the power given to him by law. Death is caused by doing an act which he in good faith believes to be lawfully necessary for the discharge of his duty. पर समझ पा रहे हैं हम तो, क्योंकि रिपीटेडली समझा चुका हूं मैं। Act must have been done without any ill will towards the person whose cause is death. तो these are the 4. इनका अपोजिट कर लेते हैं कि जहां पर पब्लिक सर्वेंट की जो एक्ट है वो इलीगल है या अनऑथराइज लॉफुल नहीं है या फिर ग्लेरिंगली एक्सीड्स द पावर, वहां पर उसको लाभ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा वहां पर। ये एक केस का नाम है सुभा नायक, वेयर एक पुलिस कांस्टेबल फायर्ड एट सर्टेन रीपर्स। रीपर्स होते हैं जो फसल काटते हैं लोग, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो फसल काटने वाले लोग हैं। इकरा ने पूछा है प्रश्न, सर मेंस में एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी है? नो, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी है मेंस में। मैंने आपसे कहा है कि एग्जैक्ट लैंग्वेज याद करनी है। फिर उसका, उस नॉलेज का आप यूज एज पर द सिचुएशन कर सकते हैं। मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछा जाएगा, जो आपसे पूछा जाएगा उसी का उत्तर दोगे आप। उसी तरीके से आपको लैंग्वेज को ट्यून अप करना पड़ेगा, है ना। अब होगा था क्या कि अगर आपने एग्जैक्टली रट रखा है सेक्शन तो आप उसको मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 100% मटेरियल है। आपको जो जितने परसेंट यूज करना है उसको यूज करके आंसर कर दीजिए आप। ठीक, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको मेंस में दे दूं, अंडर व्हाट कंडीशंस a public servant who causes death can avail the benefit of exception number 3rd। अब ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए वर्षा मैडम, छोटी सी वर्षा हो, है ना। घर में देखो ऐसा होता है कि जब रिश्तेदार आते हैं, बेटा इंग्लिश की पोएम सुनाओ, अब वो शुरू हो गए पूरे सुनाते हैं वो। देखा है ना, ऐसा होते हैं, हमसे भी कराते पेपर। ये अब लगता है कि हमने इंग्लिश पोएम याद की, बड़ा भारी काम कर लिया। अब जो रिश्तेदार आएगा, बेटा आना जरा सुनाओ जॉनी। तो आपको एक ही गाना नहीं गाना हर बार। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सी कंडीशन में, तो आप उसको मोल्ड करोगे। अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस बेनिफिट कैन बी टेकन, 1 2 3 4 आ गया। लेकिन आप क्यों कर पाएंगे कि आपने वो शब्द आपके माइंड में फिक्स है। आप केवल लॉफुल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे लॉफुल एंड नेसेसरी। आप प्रॉपर वर्ड्स का यूज कर पाओगे। तो सेक्शन 300 पर ऐसा नहीं आएगा कि भाई राइट सेक्शन 300 क्वेश्चन आएगा। वो किसी एक पॉइंट पर आ सकता है। हो सकता है कि किसी इल विल पर आ जाए क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम बना दे इल विल पर। तो आपको बहुत सारी बातें नहीं लिखनी है। आपको जो क्वेश्चन है, जैसा देश वैसा परिवेश, ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर उसके हिसाब से। लेकिन एग्जैक्ट रखने से क्या होगा, आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चंस की एक्यूरेसी लेवल 100% हो जाएगा और आपको मेंस में दोबारा रटना नहीं पड़ेगा। इसी चीज को एक्सप्लेन कर देंगे आप, तो आपका मेंस का आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, रिलेटिवली बहुत अच्छा हो जाएगा तुलनात्मक रूप से। क्योंकि मेंस में तुलना होगी, मैं भी बैठा हूं मेंस में, आप भी बैठे हैं, तो मेरा आंसर आपसे कितना बेहतर है ये देखा जाएगा। हाँ ये देखिए, ये था। तो ये साहब एक कांस्टेबल है, एक पुलिस कांस्टेबल है। उन्होंने कुछ लोगों पर, जो फसल काटने वाले लोग हैं, उन पर गोली चलाई और ऑर्डर था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का था। और ये पाया गया कि नीदर द कांस्टेबल नॉर द ऑफिसर बिलीव्ड इट नेसेसरी फॉर पब्लिक सिक्योरिटी टू डिस्पर्स दोज रीपर्स बाय फायरिंग अपॉन देम। एसपी साहब ने कहा गोली चलाओ, लाठी चार्ज करो। लेकिन ये पाया गया उनको वाकई में नहीं लगता था कि भाई इस भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए गोली चलाना जरूरी है। तो उनका जो पनिशमेंट है क्या हो जाएगा, गिल्टी ऑफ मर्डर। अब ए सस्पेक्टेड थी, वो मैं समझा चुका। देखिए भाई, बी है एक सस्पेक्टेड थीफ है, चोर है, एस्केप्ड फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से भाग गया, जिसको कि अरेस्ट किया था पुलिस कांस्टेबल्स ने। वन ऑफ द कांस्टेबल परसूड हिम, उसको पीछा करता है विद द व्यू टू रीअरेस्ट हिम, और व्हेन ही वाज नॉट इन ए पोजीशन टू अप्रीहेंड हिम, जब उसको नहीं पकड़ पाया तो उस पर गोली चला दी। और उसी प्रोसेस में ही इट द फायरमैन ऑफ द इंजन एंड किल्ड हिम, किसी और को मार दिया उसने।
अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या कहना है, कांस्टेबल वाज एंटाइटल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि उसको यही लगा, एक्सीड तो कर दिया, एक्सीड कर रहे हैं तभी सजा मिल रही है उसको, लेकिन वहां पर गुड फेथ और वो सारी इलविल नहीं है, अरेस्ट पहले से हो चुका था, भागा था वो उसको पकड़ने के लिए, उसको उस समय तो सारे एलिमेंट्स पूरे हो गए। तो कर लेंगे आप लोग अभी सारा समझ गए, मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक्सेप्शन नंबर 4 पर, जो कि ये रहा आपके सामने। एक्सेप्शन नंबर 4, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड। अब इन सभी पॉइंट्स को देखो, अब ये जितने भी पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये आप इन्हीं सभी पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना चाहिए और आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहिए। इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन, बिना किसी पूर्व चिंतन के किया हो, इन ए सडन फाइट, अचानक हुई लड़ाई में किया हो, इन द हीट ऑफ पैशन, आवेग में आकर किया हो, अपॉन ए सडन क्वेरल, and without the offenders having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner। ये few points है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर किसी ने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, मर्डर का चार्ज लगा, लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं कि मर्डर की जगह उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड, यहाँ मर्डर नहीं है। क्या है? पहली बात कि यहाँ पर जो मृत्यु कारित की गई है वो कैसे की गई है, विदाउट प्री मेडिटेशन। इन्हें एक सडन क्वेरल हुई, बहस हुई आपस में, उसके बीच में आवेग आया अचानक और अचानक लड़ाई शुरू हो गई। तो यहां पर आप देखो कि चलते फिरते, है ना, मान लीजिए जो ये एक व्यक्ति है, उसकी वर्ष है कार से आई और इसकी कार किसी की कार से टकरा गई, एक्स स्कूटर से। जो रोड रेज आप देखते हैं, रोड रेज के मामले अक्सर वही हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देख के चला सकता, खूब ढंग से बोल ले, अच्छा मुझे सिखाएगा। अब यहां पर क्या है, इन द हीट ऑफ पैशन हो रहा है सभी, सडन कर, ना तुम जानते मुझे ना मैं तुम्हें जानता ना, लेकिन वहां पे तूने मुझे देखा कैसे, ऐसे तेरी हिम्मत कैसे हुई, और ये जो रोड पे शुरू हुआ सडन फाइट विदाउट प्री मेडिटेशन। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी कम हो गया, यू आर नॉट ए क्रिमिनल बस, लेकिन आपसे इन द हीट ऑफ पैशन वैसा उस समय हो गया। लेकिन इसमें जो खास बात है, मैं इन सभी शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, विदाउट प्रीमेडिटेशन, सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन द सडन क्वेरल। समझे आप? खास बात क्या है, एंड विदाउट द ऑफेंडर्स हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन ए क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। सडन फाइट भी हुई, विदाउट प्रीमेडिटेशन भी थी, लेकिन अगर एक्यूज्ड टुक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज पावर, यानी कि जैसे मान लीजिए उधर से आ रहा है, अपने थार में बैठ करके आ रहा है, पता नहीं बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, खली सही है, और इधर जा रहा है हमारा वृद्ध। अब ये टकरा गए आपस में, अब इसने एक बार गलती से मान लो वृद्ध को देख के जा सकता, अब आया खली निकल कर गए, दे घुसा दे घुसा। तो भाई खली तो अपना, यू आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज है। एक इंसान है जो बच्चा था, उसको उसने क्या करा, उसका उसमें ये ना एक्टेड इन ए क्रूअल मैनर, पत्थर से मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। अगर ऐसा है, इफ द ऑफेंडर इज टेकिंग undue advantage or is acting in a cruel or unusual manner, then he will not get the benefit of this exception. Otherwise, if it is done without premeditation, if it is done in the heat of passion because of sudden fight, sudden quarrel, you will get the benefit of exception number 4, and the offense will not be of murder, it will be of only of, yes, एक्सप्लेनेशन सही कह रही है प्रतिमा, कह रही है साउथ मूवी के गुंडे, सही। इट इज इमैटेरियल, खास लाइन है, फीफो फिल्म्स लगा लीजिए। इट इज इमैटेरियल इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स प्रोवोकेशन और कमिट्स फर्स्ट असॉल्ट। ऐसे मामलों में ये इमैटेरियल है, तथ्यहीन है कि कौन सी पार्टी ने पहले शुरुआत किसने की थी, पहले किसने मारा था, किसने गुस्सा दिलाया था, ये फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो यहां से फिल्म से एनीवेज कर लेंगे आप लोग। अब आ जाइए एक्सेप्शन नंबर 5 पर। तो एक है मैडम रिया और एक है मैडम दिव्या चौधरी। दिव्या चौधरी क्या है, इनका काम है, मैजिशियन है ये,
है ना, मैजिक दिखाती हैं, जादूगरनी है। और इनका जो फेमस शो है वो है बॉडी को 2 पीसेस में कट करके दिखाना और फिर जोड़ना, राइट। तो वही मैजिक का शो दिखा रही हैं। दिव्या ने कहा एनीवन वॉलंटियर करता है कोई? तो रिया ने कहा मैं देखती हूँ मैं 2 पीस में कैसे दिखती हूँ अलग अलग। और दोस्त को कहा कि फोटो लेते रहना, आई वांट टू सी कि 2 पार्ट अलग अलग कैसे हुए। अब ये पहुंच गई कि ठीक है आई विल, ठीक है आ जाइए। अब उसने अपना मैजिक दिखाया, अब 2 पार्ट तो हो गए, अब वो जुड़े ना अब समझे? तो यहां पर क्या हुआ, आत्मा पहुंच गई ऊपर, ठीक है, ऊपर से रील बन रही है, आत्मा बना रही है कि ऐसे दिखती हो। सो यहां पर क्या देखा जाएगा कि व्हाट इज द एज ऑफ रिया। रिया की जो एज है दैट इज अबव 18 ईयर्स। उसने जो रिस्क लिया है अपनी डेथ का, उसने खुद लिया है, वॉलंटरी लिया है, कंसेंट है उसकी। एक तो एलिमेंट हुआ कंसेंट का और एक एलिमेंट है कंसेंट किसने दी। तो ऐसे केसेस में जो कवर होगा केस एक्सेप्शन 5 में होगा, अब पढ़ लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर कब, व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव एज ऑफ 18 ईयर्स। अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स को गोल कर लीजिए भाई, राइट डाउन पीपल फिल्म्स। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है कि एज ऑफ 18 ईयर्स, ध्यान रखना। वहां पर फिल्म से क्वेश्चन पूछेंगे अबव 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, अंडर 18 ईयर्स। तो आंसर विल बी नॉट 18 ईयर्स, अबव 18। तो अबव वर्ड, द वर्ड अबव इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके के आपको प्रिकॉशंस अगर आपको लेने हैं तो प्लीज गो एंड सी माय प्रीवियस वीडियोस वहां पर आपको प्रिसाइसली मैंने बता रखा होगा कहां कहां से प्रेम से क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो एज अबव 18 ईयर्स हो, ही सफर्स डेथ और टेक्स रिस्क ऑफ हिज डेथ ऑफ हिज ओन कंसेंट, अपनी सहमति से कंसेंट से देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं होगी, दैट विल रिमेन ओनली कल्पेबल होमिसाइड। कर लेंगे। इलस्ट्रेशन है ए बाय इंस्टिगेशन वॉलंटरी कॉजेज जेड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज टू कमिट। देखो यहाँ पर अंडर आ गया अभी, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हेयर ओन अकाउंट ऑफ जेड्स इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। हालांकि अच्छा इलस्ट्रेशन नहीं है, ए हैज अबेटेड द मर्डर। इसका तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का अलग से ही सेक्शन 305 और 306 आईपीसी में, और यहाँ पर अब हो गए आपके 103 104, देखना पड़ेगा। ये इलस्ट्रेशन वेल ड्राफ्टेड नहीं है। हाँ, ये इलस्ट्रेशन दैट इज मोर सूटेड टू 107, राइट। एक माइनर को अबेटमेंट के लिए सुसाइड करने की, तो उसका तो स्पेसिफिक ऑफेंस है, तो मर्डर भी नहीं कहेंगे उसको, आप उसको वहां पनिशमेंट देंगे उसको। तो बेसिकली आप इलस्ट्रेशन में ना जा करके आप केवल ये देखिए कि 2 ही एलिमेंट है, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसने अपने डेथ का रिस्क खुद लिया था। नंबर 2, उसकी एज अबव 18 ईयर्स थी, इतना है। तो फिर उसका जो ऑफेंस होगा, जो ऑफेंडर है, जो मैजिशियन मैंने बताया, उसका जो ऑफेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड रहेगा, उसका मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा वो। और इसमें तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 100 एंड 101। कर लेंगे आप लोग अब ये। अब इसी मैंने 102 भी करा दिया था आप लोगों को, डॉक्ट्रिन ऑफ। अब हम लोग कुछ कुछ हल्के फुल्के हैं उसको देख लेते हैं साथ साथ, कि यहाँ पर जो कंसेंट है एक्सेप्शन नंबर 5 में, ये जो कंसेंट है कैसी होनी चाहिए। तो देखिए आप ये देखो कि यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इसको देखो आप, he suffers death or risk of takes the risk of death with his own consent। वर्ड लिखा है केवल कंसेंट, ओनली कंसेंट, यहाँ पर एक्सप्रेस कंसेंट नहीं है। तो जब एक्सप्रेस कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन दैट केस कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इट में भी इम्प्लाइड है। गॉट इट? लॉजिक समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, इसमें कुछ खास कुछ समझाने का नहीं है। आप पढ़िए 103 आइए। 103 क्या है? 103 पनिशमेंट फॉर ये आपको हेडिंग रखनी पड़ेगी, राइट डाउन पीपल फिल्म्स, यहां से क्वेश्चन आएगा आपको। अब यहां पर देखो इसका पनिशमेंट क्या क्या है। Whoever commits, पढ़ लीजिए मेरे साथ, मैं पढ़ता हूँ, कुछ खास है नहीं, अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए whoever commits murder shall be punished with death। एक उसका पनिशमेंट क्या है, डेथ। दूसरा है imprisonment for life, आजीवन कारावास। एंड shall also be liable to fine।
तो यहां पर जो आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, एंड फाइन है, दिस इज नॉट और फाइन, है ना। एंड शेल ऑल्सो, यानी कि जो सजा सुनाई जाएगी कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी और फाइन भी दोगे मरने से पहले फाइन दोगे अलग से। ये आजीवन कारावास प्लस फाइन है। कई बार क्या होता है और होता है, यानी कि जेल या जुर्माना, यहां पर जेल भी है या फिर फांसी भी है, एंड और जुर्माना। तो और एंड का खेल है, ध्यान रखिएगा इसमें। अब जो एडिशन हुआ है, जो बीएनएस में शुरू हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर 103 की जो क्लॉज 2 है, 103 की जो क्लॉज 2 है, यहां पर चेंज हुआ है, जो कि पहले नहीं था। ये पहले था सेक्शन 302, 302 था पहले। 302 में केवल इतनी ही लाइन थी कि पनिशमेंट कितना होगा। पनिशमेंट पहले था डेथ, और जो क्लॉज है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। अब क्या हो गया है इसमें, अब ये 103 की क्लॉज 2 जोड़ दी गई है। ये एडिशन, ये नया चेंज है बीएनएस का, जिसके लिए आप सबकी आत्मा तड़प रही थी कि क्या है बीएनएस। ये है बीएनएस। अभी तक सब कुछ आईपीसी वाला ही पढ़ रहे थे हम लोग, ये बीएनएस में आया तो पढ़ लेते हैं क्या है। व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5, बस अंडरलाइन कर लीजिए, 5 और मोर पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट, अंडरलाइन कीजिए एक्टिंग इन कंसर्ट। एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब है जब वो है समूह के रूप में मिलकर एक्टिंग इन सब प्रतिमा। एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब होता है मिलकर। कितने लोग? 5 और मोर। एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट मर्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ, बस ये पढ़ लीजिए, रेस, मॉब लिंचिंग आ गया ये, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जितने भी ग्राउंड है, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, इन किसी भी ग्राउंड आदि उस पर, चाहे वो मूल वंश हो, रेस हो गई, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं। समझे? यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, 101 का जो ऑफेंस है, 101 का ऑफेंस क्या है? हत्या करना, और इन ग्राउंड्स पर हो। अगर 101 विदाउट एनी सच ग्राउंड है तो फिर 103 की क्लॉज 1 में पनिशमेंट मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन अगर आप जाति के आधार पर, आप अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, है ना, ये कम्युनिटी, वो कम्युनिटी, जो मॉब लिंचिंग हो जाती है, अगर वैसा होगा 5, यानी कि मॉब का मतलब बना दिया उन्होंने कम से कम 5 लोगों का समूह। तो जब इन आधारों पर जो कि इस क्लॉज में लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखना भाई। यहाँ किस किस आधार को मेंशन कर रखा है, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे जो है इनके आधार करते हैं, तो क्या माना जाएगा उसको? कमिट्स पर एनी ऑन ये शैल, बस ये खास बात जो है, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, उस समूह का प्रत्येक सदस्य शैल बी पनिश विद पनिशमेंट सेम है। सही है? तो यहां पर मॉब लिंचिंग वाला मामला आ गया जब 5 या 5 से अधिक लोग इन आधारों पर, कौन कौन से आधार है? कम्युनिटी के आधार है, रेस है, कास्ट है ना, इन आधारों पर जो जो मेंशन है पर, इस आधार पर किसी की हत्या करते हैं, है ना। दो किसी ने हत्या इसलिए की, तूने मेरे पैसे वापस नहीं लुटाए, तो वो सिंपल मर्डर हुआ। तूने मेरी बहन के साथ गलत नजर से देखा, मार दिया जान से, प्रॉपर्टी का विवाद था, तो जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो वो सब कहाँ चला जाएगा? सेक्शन 103 की क्लॉज 1 में उसको पनिशमेंट मिलेगा, या तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, एंड मिलेगा उसको फाइन। लेकिन एक स्पेशल केस है यहाँ पर, जहां 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह है। एक बात तो ये हुई, ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्संस एंड दे कमिट्स द मर्डर, बट ऑन व्हाट ग्राउंड? उनका कोई, देखिए मान लीजिए 5 लोगों का समूह ही है या 10 लोग हैं, लेकिन उनका डिस्प्यूट चल रहा है कोई प्रॉपर्टी का, तब मर्डर करते हैं, तब ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी। यहां पर ये जो मर्डर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हम इस कम्युनिटी, अच्छा एक वेब सीरीज आई थी पीछे भी,
आश्रम देखा आप लोगों ने, उसमें सवर्ण लोग हैं, ये कहते हैं कि तुम यहां से बारात निकाल के घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते हो। तो वहां पर कम्युनिटी क्रैश हो गया। अब पूरी कम्युनिटी अगर आती है मारने के लिए, तो फिर अब मारा तो किसी एक नहीं होगा, दो ने मारा होगा, बाकी तो पीछे खड़े थे। तो अब यहां पर बिकॉज ऑफ दिस एवरी ईच मेंबर ऑफ दैट ग्रुप शैल बी पनिश्ड। अब यहां पर कुछ सोचना नहीं है। तो आप कहेंगे नई बात क्या आ गई इसमें, नया भी कुछ नहीं है इसमें। अब इन्होंने थोड़ा क्लैरिटी कर दी है, स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर दिया है। इससे पहले क्या था हमारे पास, क्या था, रेड विद 149 था, हमारे पास सेक्शन 34 था। सेक्शन 34 में ये है कि एज इफ ही हैज डन दिस एक्ट अलोन, वहां पर भी वाइक्रेसिबिलिटी फिक्स करते थे। और अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किए गए क्राइम में 149 आईपीसी में भी था कि 5 या अधिक लोगों का समूह है और वो उपस्थित हैं तो प्रत्येक पर ही चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने क्या कर दिया कि सीधा सीधा उसको, जो इन आधारों पर अब हर एक इंसान को पता होगा कि भाई अगर ग्रुप में दिखाई भी देगा तो मॉब लिंचिंग के उसमें तो यहाँ पर जाएगा भी, और तुझे भी ऐसी माना जाएगा कि जैसे तूने मर्डर किया हो। तो अब ये डिफरेंस आया है 103 की क्लॉज सेकंड में पनिशमेंट के लेवल पर उन्हें अलग से आधार बना दिया है। 103 अपने आप में एक ऑफेंस भी है और पनिशमेंट भी अलग से है। ये पनिशमेंट कौन सा है, मर्डर बाय ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपल ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड देयर इन। 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह के द्वारा की गई हत्या उन आधारों पर जो कि उस 103 की क्लॉज सब क्लॉज 2 में दिए गए हैं। कर लेंगे आप लोग, बड़े आगे। एनी अदर ग्राउंड ऑफ, पढ़ो तो क्या लिखा है, एनी अदर ग्राउंड सिमिलर ग्राउंड, एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। सिमिलर ग्राउंड मतलब ऐसी ग्राउंड जैसे जाति से जाति की जैसी ग्राउंड हो गई। अब कोई कहेगी हमारी ट्राइब का है ये, हमारी जनजाति, अब जनजाति शब्द लिखा नहीं है तो यहां पर जनजाति आ जाएगी। जहां पर एक समूह में एक कुछ कॉमन है और जिसको मान रहे हैं वो उससे अलग है, हम सब एक समूह के हैं, तुम हमसे अलग हो, ठीक है, तो उसके लिए सिमिलर माना जाएगा। यहां पर शब्द लिखा हुआ है और ऑन एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, एनी अदर सिमिलर ग्राउंड का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्राउंड्स लिखे ना यहाँ पर, ये तो सिमिलर ग्राउंड का मतलब है जो उपरोक्त ग्राउंड्स है उनके जैसी ग्राउंड्स होनी चाहिए। कर लेंगे। 104 क्या है, पनिशमेंट 104 पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय किसके द्वारा, लाइफ कॉन्विक्ट। सेक्शन 303 देखो जरा आईपीसी का, सेक्शन 303 आईपीसी का भी, एक मिनट आपको कुछ सीखना है इसमें। देखिए ये जो 104 है पहले था आईपीसी में सेक्शन 303, यहां पर पनिशमेंट की बात की गई है। पनिशमेंट किसके लिए, मर्डर, और किसने किया हो, लाइफ कन्विक्ट ने। इट मींस जो व्यक्ति पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत रहा है, एक व्यक्ति है उसको सजा दे दी गई सोनी मैडम कि क्या तुम ताउम्र जेल में बंद रहोगे, ठीक है, उसने वहीं पर फिर एक मर्डर कर दिया, समझे, हम नहीं सुधरेंगे, तो उसके लिए सजा के लिए कर दिया गया 104 104। पहले था यही सेक्शन था 303। इस केस में खास बात क्या है, जो आईपीसी का सेक्शन 303 है, इट वाज डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ये बच्चन सिंह का केस था शायद, है ना, नहीं, मिट्ठू, मिट्ठू, एक ध्यान देखना पड़ेगा अभी ये, अब मैं उतना थोड़ा याद नहीं रहा मेरा, मिट्ठू का ही किया था शायद वो मैं भी देख लेता हूँ, चलिए रुकिए, कोई बताएगा, मिट्ठू असिस्टेंट जॉब में इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सही है ये, क्यों, क्योंकि 303 में मैं आपको ये देखिए 303 आईपीसी, इसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट है, लाइफ कन्विक्ट, लाइफ ने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसकी एक ही सजा थी, डेथ पेनल्टी, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिट्ठू के केस में, मिट्ठू
मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा कि जो 303 है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि यहां से इन्होंने जुडिशरी का जो रिव्यू करने का पावर है, जुडिशरी की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो आपने वापस ले ली। यानी कि जज तो माइंड अप्लाई ही नहीं करेगा, वो तो मैथमेटिकल बना दिया आपने। अच्छा लाइफ कन्विक्ट तो मर्डर है, जाओ मर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, 303 की जगह अब यहां पर रिप्लेस होकर क्या आ गया है 104, और जिन कमियों की वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था उसको उन्होंने सुधार दिया। हेडिंग सेम है। अब पनिशमेंट क्या आ गया देख लीजिए। अब इन्होंने डिस्कशन दे दिया है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक, विच शैल मीन रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। तो अब जो है वो पहले क्या था, केवल ओनली डेथ पेनल्टी थी, अब इन्होंने ये ऐड कर दिया है, और जो उसका जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर था उसको उन्होंने अब सही कर दिया। समझे? अब मैं थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, आप जब आर्टिकल 13 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और उसमें आप पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, किसी को ध्यान हो तो जिस ग्राउंड पर किसी सेक्शन को, किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था, अगर आप वो ग्राउंड हटा दें और उसको चेंज कर दें तो फिर वो रिवाइव हो जाता है। तो यहाँ पर सेक्शन में अमेंडमेंट करके उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन को एक तरीके से रिवाइव कर दिया गया है। ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है पहले, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सही है, बस आज के लिए यही समाप्त करते हैं। तो अब आप लोग कल जो है ना, कल का नेक्स्ट क्लास में मैं स्टाफ से बोलूँगा कि वो आपको आधा घंटा पहले बुलाए और यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट लेगा। आपको 299 सेक्शन 299 और 300 विद एक्सेप्शंस विद इलस्ट्रेशंस, पूरा का पूरा रट्टम। अब सुनाने में दिक्कत आती है मान लो, तो पूरा लिख कर दिखाओ यहाँ पर मुझे। अब मैंने ये 299 300 पढ़ा दिया है, अब ये मान के चलो कि मैं आपसे लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, और एक बार आप मुझे घर भी बताइएगा लिख करके कि कितने मिनट में आप लिख पा रहे हो उसको पूरा एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर हमने ये कर लिया तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस, जैसे वर्ल्ड कप मैच होते हैं ना, क्रिकेट मैच होते हैं, उसमें क्या होता है तुमने देखा होगा कि ये मैच जीत गए तो टीम का कॉन्फिडेंस रिवाइव हो जाएगा, होता नहीं होता, और अगले मैच ही फिर टीम जीत पाती है। तो कॉन्फिडेंस रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने 299 300 कर लिया तो फिर आपको लगेगा जब इतने बड़े बड़े सेक्शन निपटा दिए हमने तो बाकी तो चीज ही क्या है, नहीं, ये वाला कॉन्फिडेंस आएगा आपको। गलत कह रहा हूं? इसका आगे क्या है, और हार्ट वर्ड सब ठीक है, इसलिए मैंने पहले यही टच किया कि सबसे डिफिकल्ट है, उसी को निपटाओ पहले। अब तो हलवा टाइप है सब कुछ। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि जुडिशल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.